उपस्थित कमल जी और विश्वजीत जी, जैन साहब, यहाँ उपस्थित सभी आप प्रमुख जितने भी ग्रामीण लोग हैं, कॉलेज के फैकल्टीज हैं, छात्रों, बहनों और भाइयों, वास्तव में समय तो कम है, 20 मिनट बोलूँगा। 12:10 हुआ है तो 12:30 तक 20 मिनट में 3 भाग में बताऊंगा। पहला भाग, गो आधारित कृषि, काउ बेस्ड एग्रीकल्चर क्यों, खेती क्यों, खेती में हमारा आवश्यकता महत्व क्या है। दूसरा, आज क्या परिस्थिति है। और तीसरा, हम जो यहाँ बैठे हमें क्या करना है, हम क्या करें आज और कल, हम क्या करें, हमको इंडिविजुअली हम क्या कर सकते, क्या करें, बस इतनी बात है। तो कोशिश करूंगा 20 मिनट में बताने का। हमारे ऋग्वेद में एक मंत्र है, ऋग्वेद में एक मंत्र है, विश्वम पुष्टे अस्मिन ग्रामे अनातुरम। इसको हिंदी में अगर कहना है तो हिंदी में यह है कि मुझे मेरे गांव में विश्व का दर्शन का पुष्टि हो। आप समझ रहे, मुझे मेरे गांव में विश्व के अस्तित्व का पुष्टि हो, यानी मैं गांव में बैठा हूं, मुझे दुनिया दिखना चाहिए, मेरे गांव में प्रामाणिक रूप से, ऑथेंटिक रूप से दिखना चाहिए। कैसे संभव होगा, सोचिए आप, कि मैं गांव में बैठा हूं और पूरा दुनिया को मैं अपने गांव में देख रहा हूं प्रमाण रूप से, संभव कैसे होगा। ये हमारे वेदों में वर्णन है। मैं भी इस पर बहुत अध्ययन किया, बहुत सोचा कि कैसे संभव हो सकता है, एक गांव में एक व्यक्ति पूरी दुनिया को कैसे देख सकता है। लेकिन देखा है, हजारों साल से भारत में जो खेती होती थी, उपज होता था, ये उपज जो खेती है, जो प्रोडक्शन है, ये सारी दुनिया में जाता था। तो उसमें कई लोगों ने किताबें लिखी है, विदेशी लोगों ने भारत के ऊपर किताबें लिखी है। आप लोगों ने मैगस्थनीज का नाम सुना होगा, जो कौटिल्य अर्थशास्त्र जो लिखा गया था जब चंद्रगुप्त राजा था, उस समय मैगस्थनीज यहाँ भारत में 14 साल रहा। वो हेलेन आई थी, हेलेन के साथ उसका विवाह हुआ था, तो जो सेल्यूकस की बेटी थी, तो उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण करके किताब लिखा। किताब का नाम है इंडिका। किताब का नाम क्या है, मार्केट में उपलब्ध है, खरीद लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अंग्रेजी में कई भाषाओं में उसका वर्णन है। 2300 साल पहले की लिखी हुई किताब है। उसमें भारत का वर्णन है और भारत के समृद्धि का वर्णन है। उसमें खाली एक बात बताता हूं, बहुत है, बहुत बड़ी किताब है, बहुत वर्णन है, पूरे भारत का वर्णन है। भारत का जो सबसे, उस समय तो राजधानी पाटलिपुत्र था। कहते हैं कि पाटलिपुत्र सोता नहीं है। आज तो आप सोचते होंगे कि भाई बॉम्बे सोता नहीं है, दिल्ली सोता नहीं है, दिल्ली में 24 घंटा गाड़ियां चलती है, लोग जगे रहते हैं सब। तो उन्होंने लिखा है कि पाटलिपुत्र नेवर स्लीप्स। और उन्होंने लिखा है कि गंगा का दोनों किनारे में, पाटलिपुत्र तो गंगा किनारे में है, 100 योजन तक रात भर जगमगाता था, लोग पूरे जय जय करके भरे हुए रहते थे। अब सोचिए, 2300 साल पहले कोई राज्य, कोई सिटी ऐसा था जो सोता नहीं था, यानी 24 आवर्स लोग जगे रहते थे, काम होता था। कितनी एनर्जी रही होगी उस समय, 2300 साल पहले। समृद्धि लिखा उन्होंने लिखा है कि जो ये थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके पास 5 लाख सेना थी, 5 लाख लोग थे, सैनिक थे। अब सोचिए कितना खर्चा होता होगा। आज भारत की आबादी 140 करोड़ है और सेना हमारे पास 14 लाख है, पैरामिलिट्री वगैरह मिलाएंगे, सब मिलाएंगे तो 20 लाख होगा। इतनी बड़ी आबादी में हमारे पास 20 लाख ही है, जबकि उस समय आबादी बहुत कम थी, कुछ करोड़ रही होगी, 4-5 करोड़ रही होगी। उसमें 5 लाख सेना था उस समय। अब आप सोच सकते हैं कि कितना खर्चीला था। हाथी उस समय उन्होंने बताया कि 1 लाख से ज्यादा हाथी जो ट्रेंड थे, 40,000 हाथी जो वॉर के लिए काम करते थे, 40,000 घोड़े थे जो वॉर के लिए काम आते थे। कितना खर्च होता होगा। दूसरा, फाइयान आया। फाइयान चीन से आया, आज से लगभग 1400 साल पहले। उन्होंने भी भारत में 12 वर्ष तक भ्रमण किया, पूरे भारत का भ्रमण करके किताब लिखा। किताब का नाम है इंडस। क्या नाम है, इंडस।
और उस किताब में उन्होंने लिखा, दो बड़ी बातें लिखी उसमें। उन्होंने कहा कि भारत में दूध दही की नदियां बहती है। सुना आपने? ये तो आपने बहुत बोलते भी आप, भारत में दूध दही की नदी, दूध दही की नदी। लिखा किसने? ये लिखा है फाहियान ने। कब लिखा? आज से 1600 साल पहले, 1600 ईयर्स बैक। तो क्या है वो दूध दही की नदियां? क्या है दूध दही की नदी? ये है कि जब हम घी बनाते हैं, घी बनाने के बाद जो मट्ठा, जो छाछ बच जाता है, जिसको आप लस्सी बोलते हैं, वो लस्सियां लोग कितना पिएंगे? एक एक घर में ड्रम भर भर के 200-300 लीटर होता है, हर घर में 200 लीटर होता है। वो क्या करेंगे? वो लाके खेत में डालते थे। तो एक नियम होता था कि सोमवार को सब इस खेत में डालेंगे, मंगलवार को इस खेत में डालेंगे। वो घोड़े पे बैठ के आ रहा होगा, देखा को पूरा गांव के लोग ड्रम में डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, बचा हुआ दूध क्या करेंगे? दही डाल रहे हैं खेत में। तो देखा होगा, तब उसने लिखा कि दूध दही की नदी बहती है, ये लिखा उसने। कल मैं आपको बना के दिखाऊंगा, दही अगर आया होगा, लाया होगा सामान कल, तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि फाहियान ने क्या देखा था। आप आज कर सकते हो उस चीज को। ये तीसरी बिंदु में बताऊंगा मैं आपको। उसके 200-250 साल के बाद में हुयान सांग नाम का एक चीनी यात्री भारत में आया, और हुयान सांग ने जो लिखा, आप सबसे ज्यादा तो उन्होंने लिखा है ट्रैवल्स ऑफ, उसकी किताब का नाम है ट्रैवल्स ऑफ हुयान सांग, 4 वॉल्यूम का है, बहुत बड़ी किताब है। और वैसे उन्होंने कुल 621 किताबें लिखी है भारत में घूमने के बाद। उसमें त्रिपिटिका और बौद्धिज्म के ऊपर में बहुत है, लेकिन भारत के बारे में जो लिखा है आपको आश्चर्य होगा। उन्होंने लिखा है कि भारत में इतना सोना था, इतना सोना था कि जमीन में गिरे हुए सोने के चेन को कोई उठाया नहीं। एक बार वो कहीं जा रहा था, कन्नौज उस समय राजधानी थी, यानी हर्षवर्धन सम्राट था भारत का। तो उस समय वो कहीं जा रहा था घोड़े में, तो देखा कि एक सोने का बड़ा चेन गिरा हुआ है। आजकल का जैसे 5 ग्राम 7 ग्राम का चेन नहीं, वो 400-500 ग्राम का चेन रहा होगा। मोटा मोटा चेन पहनते थे ना लोग, तो आधा किलो का चेन रहा होगा वो। तो वो गिरा, उसने देखा कि अरे चेन गिरा है, तो वो उतर गया घोड़े से और लेने के लिए गया। तब तक देखा कुछ लोग आ रहे हैं, तो रुक गया। भाई लोग आ रहे, शायद इनका होगा, तो रुक के थोड़ा पीछे हट गया। तो लोग आए, चले गए, उन्होंने रोका, अरे भाई वो चेन गिरा आप सोने का। बोला मेरा नहीं है वो। बोला आपका नहीं है, लेकिन पड़ा तो है। बोला जिसका होगा वो उठाएगा। नहीं आप ले जाओ। मेरे पास तो बहुत पड़ा है, मैं क्यों उठाऊं उसको? तो उसको लगा कि भाई इसके अमीर आदमी ऐसा दिए नहीं होगा। दूसरा आदमी आया, वो भी घोड़े में आया, वो भी नहीं उठाया उसको रोका। बोला तुमने इसको नहीं उठाया? तो उसने कहा कि मेरे पास बहुत है, जरूरत नहीं है, तुमको जरूरत हो ले जाओ, या जिसका होगा 2-4 दिन के बाद आके ले जाएगा। बोला क्यों? बोला जिसका गिरा होगा उसको जब जरूरत पड़ेगा, या उसको जब फुर्सत होगा 4-5 दिन के बाद, वो आएगा अपना उठा के ले जाएगा वो। बोला इतने दिन पड़ा रहेगा? बोला पड़ा रहेगा, कौन उठाएगा इसको? आपको मालूम है भारत में आज भी एक कहावत है, आज तो लोहा चोरी करते हैं लोग, लोहा चोरी कर लेते हैं, लेकिन भारत में कहा है कि जमीन में गिरा हुआ सोना को नहीं उठाना। ये आपने सुना कभी? भारत में कहावत था पहले, जमीन में गिरा हुआ सोना को नहीं उठाना, क्योंकि जिसका होगा वो ढूंढते हुए आएगा, कभी भी उठाकर ले जाएगा। जिसका होगा वहीं रहने दो उसको। ये फाहियान ने लिखा, हुयान सांग ने लिखा। हुयान सांग ने एक और बात लिखी। हुयान सांग ने जब हर्षवर्धन के यहाँ थे, तो हर्षवर्धन को उन्होंने कहा, हर्षवर्धन ने उनको कहा हुयान सांग को कि मैं प्रयागराज जा रहा हूं, वहां कुंभ का मेला लगा है, मैं 1 महीना कल्पवास में रहने वाला हूं, चलो तुम भी रहो, कल्पवास करते हैं। तो कल उसको भी इच्छा थी कुंभ देखने की, तो आ गया कुंभ देखने के लिए और कुंभ में रहा। तो शाम को सुबह स्नान करने के बाद दान करते हैं, राजा लोग दान करते हैं, स्नान करके आते हैं गंगा जी में, पूजा पाठ होता है और गरीबों को दान करते हैं। तो सोने के सिक्के पड़े थे, चांदी के सिक्के पड़े थे और मोती हीरा सब पड़ा था। तो ब्राह्मण लोग आते थे, जिसको जो चाहिए मांगता था, जितना चाहिए मांगता था, उठा उठा के देता था। तो ये देखा कि अरे यहाँ तो 200, 400, 500 लोग आ रहे हैं, सब ले जा रहे हैं। तो उसने कहा कि, उसको दीवान को कहा कि क्या कर रहे महाराज, ये तो लोग दोनों हाथ से ऐसे ऐसे उठा के बांट रहा है, तो उसको रोको, खराब हो जाएगा। तो दीवान ने कहा चिंता मत करो, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन इसको धक धक हो रहा है कि इतना कैसे बांट रहा है, ये इतना सोना बांट दे रहा है, सब खत्म हो जाएगा, राजा तो सड़क पर आ जाएगा। तो दीवान को रोको रोको बोल रहा है। तो दीवान ने कहा तुम क्यों परेशान होते हो, ये तो 1 मुट्ठी लाए हैं, खजाना से केवल 1 मुट्ठी लाए हैं अभी तो। यानी 30 दिन
60 बार 400-500 लोगों को दान किया उन्होंने। आप सोचिए, बड़े बड़े तांबे के बर्तन में भरे हुए थे, सोना चांदी हीरा मोती और माणिक पन्ना बांटते थे, जिसको जो चाहिए ले जाते थे। उन्हें बोले कौन लोग हैं? बोले ये सामान्य लोग नहीं है, ये सब आश्रम चलाते हैं, गुरुकुल चलाते हैं, ये सब प्रिंसिपल हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, वाइस चांसलर्स लोग हैं। ये 12 वर्ष में केवल एक बार दान लेते हैं और कुंभ में ही लेते हैं, और इनको जो चाहिए वो लेके जाते हैं। ये 12 वर्ष दोबारा नहीं मांगेंगे। ये अपने आश्रम में बच्चों को पढ़ाने के लिए, खर्च के लिए ले जाते हैं। ये तो सौभाग्य कि वो हमसे लेके जा रहे हैं, तो ये किसी को मानते भी नहीं लोग। ये जब बताया तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितना पैसा है इसके पास इतने पैसे कैसे आए? तो उन्होंने हर्षवर्धन को कहा कि महाराज आपके पास तो पूरी दुनिया का खजाना है। तो हर्षवर्धन ने कहा मेरे पास नहीं, मेरे से ज्यादा पैसा तो कामरूप के पास है। तो कामरूप में गया, देखा उसका वैभव, तो कामरूप को बोला महाराज आपके पास सबसे ज्यादा पैसा? नहीं, मेरे पास कहाँ है? वो तो गौड़ के पास में है। तो आया बंगाल गौड़ीय वंश में, तो गौड़ी ने कहा मेरे पास कहाँ? तो कलिंग के पास में है। कलिंग का राजा बहुत पावरफुल है, बहुत पैसा उसके पास। तो कलिंग में गया, उसने कहा उत्कल के पास जाओ। उत्कल में कहा काकतीय के पास जाओ। काकतीय ने कहा नहीं पांडियन के पास जाओ। पांडियन ने कहा नहीं चोल के पास जाओ, वो चोल के पास ज्यादा पैसा है। और देखा चोल के पास भी हाथी घोड़े पैसे सोने चांदी पहन के बैठा हुआ है। तो उसने कहा नहीं मेरे पास कहाँ ज्यादा है, मालाबार के पास है। मालाबार ने कहा कि वो तो मराठा के पास है। मराठा के पास गया तो उसने कहा काठियावाड़ के पास में। काठियावाड़ में गया तो उसने कहा कि भाई मारवाड़ में है। मारवाड़ में गया तो उसने कहा शेखावटी में। शेखावटी में पंजाब के पास में है। तो पंजाब के राजा के पास आया तो देखा भाई इसके पास तो और भी सोना चांदी भरा पड़ा है। तो फिर वापस आया वो कन्नौज में, तो उसने पूछा महाराज जिसके पास जा रहा हूं वो तो दूसरे के बारे में बता रहा है। बोला यहां पर ही भारत के अंदर में 700-800 राजा है और कोई किसी से कम नहीं है। आप समझ रहे? तो तुमको क्या चाहिए बताओ? तो हुयान सांग ने कहा मुझे किताबें चाहिए, 27 सब्जेक्ट की किताब, 1000 घोड़े खच्चर जो है उसके ऊपर भरकर यहां से लेकर गया हूं। उसके 200 साल के बाद, 150 साल के बाद में हेचो नाम का एक कोरियन व्यापारी कोरियन बुद्धिस्ट आया। उसने भी किताब लिखी भारत के समृद्धि के बारे में। उसके बाद में करीब 200 साल के बाद में अल बेरूनी आया, जो भारत के अंदर में काफी तोड़फोड़ की, आप सब जानते हैं, सब लोग नाम उसके बारे में। मोहम्मद गजनी ने 17 बार भारत में आक्रमण किया, सबसे ज्यादा पंजाब में ही उसका आक्रमण था, झेलम पार करके इधर सब। तो उसका जासूस था वो, उसका ये था। उन्होंने किताब लिखी है और वंडरफुल, आपको आश्चर्य होगा। जो वृंदावन में कृष्ण का जो मंदिर है, उस मंदिर को जो उन्होंने तोड़ा, उस मंदिर के बारे में वर्णन है। वो जो मूर्ति है, जो कृष्ण की मूर्ति थी और रुक्मिणी की मूर्ति सब थी, सोने की मूर्ति 150 किलो की थी। आदम कद की मूर्ति 6 फीट की मूर्ति थी, जिसका वजन था सोने का 150 किलो, 147 समथिंग किलो। ऐसे उन्होंने 200 मूर्तियां, 200 मूर्ति अलग अलग देवी देवताओं के, उसको लेके गया। ऐसे चांदी की उतने ही, मतलब लगभग 150 किलो के आसपास का, 147 किलो प्लस सम ग्राम, उतना 250 से ज्यादा चांदी की मूर्तियां, और सोने के बड़े बड़े घंटे, बड़े जो घंटियां थी सोने की, चांदी की जो बर्तन थे, चांदी के काफी बर्तन थे, इन सबों को ऊंट पर लाद कर लेकर गया। यह वर्णन है अल बेरूनी का। अल बेरूनी ने बहुत सी बातें लिखी भारत में, ज्ञान विज्ञान की बातें। मैं ज्ञान विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सोने चांदी की बात कर रहा हूं। भारत में तो सोने का खान नहीं है, इतना सोना कहां से आया? जब हुयान सांग लिख रहा है, फाइयान लिख रहा है, मैगस्थनीज लिख रहा है, अल बेरूनी लिख रहा है। और मजेदार बात है, मार्को पोलो भारत में 6 महीने के लिए आया। मार्को पोलो 18 साल कुबले खान के यहाँ मंत्री था। जब वो कुबले खान बीमार पड़ा तो उसकी सारे खजाना उठाकर भागा, समुद्र में फंस गया। तो उसको भारतीय व्यापारी में लेके आया काकतिया में। तो वो उसका जो जहाज टूट फूट गया था, जहाज को ठीक करना था। तो काकतिया के जो लोग थे बोले देखो ये जहाज का एक्सपर्ट तो चोल राजा है, तुम चोल राजा के पास जाओ। 1292 की बात है, 1292 में वो चोल राजा के पास गया। तो चोल राजा, इसको दुनिया का खजाना ये लेके आया था। इसको था कि कुबले खान, आज जो अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जितना भी आप ये जो देख रहे हैं, ये सब पहले कुबले खान के अंतर्गत था। इवन आज का जो अफगानिस्तान है, ये भी कुबले खान के राज्य में था। और कुबले खान चीन में था उस समय, यानी पूरा मंगोल, आज जो चाइना है, वो पूरा उसके अंडर में था। इवन जापान उसके अंडर में था। तो पूरे दुनिया का संपत्ति तो लेके आया। उसने कहा कि सारे दुनिया का सोना चांदी हीरा मोती तो मेरे पास है।
ये चोल राजा के पास इतना कैसे आया? तो चोल राजा जो दरबार में बैठा था, जो सोना चांदी पहन करके उसकी जो कुर्सियां वगैरह थी, वो तो जितना ये लूट कर लाया था, मैंने 17 साल तक कुबले खान दुनिया को लूटा है। 17 साल, 17 ईयर्स लगातार युद्ध किया है, राजाओं को हत्याएं की है, करोड़ों लाखों लोगों को मारा है और सब संपत्ति उठा कर लाया है। उसने कहा दुनिया की सारी संपत्ति मेरे पास है और यह अकेले पहन के बैठा हुआ है। यानी जितनी संपत्ति मार्को पोलो के पास था उससे ज्यादा राजा पहन के बैठा हुआ था। क्या बात समझ रहे हैं? तो उसने दीवान को कहा कि भाई इतने हीरा मोती सोना चांदी इसके दरबार में? तो दीवान ने कहा कि यह आज का है ड्रेस इसका, ऐसे 2 साल का ड्रेस है इसके पास। अब उस माथा पीट लिया, मेरे पास दुनिया का सबसे ज्यादा और 1 दिन का है तो 200 दिन कितना हो जाएगा, 2 साल का। तो उसने चोल राजा को कहा, वो मसाला के लिए उसने कहा कि जो भोजन कराया था इतना टेस्टी था। बोले कैसे हुआ? तो मसाला है। तो ये मुझे मिलेगा? हाँ मिल गया। मालाबार को चिट्ठी लिखा उसने, मालाबार राजा के पास गया, उसने बोरे बोरे के दे दिए। उसने कहा मैं सारी संपत्ति देने को तैयार हूं मसाले के लिए। बाद में उसने किताब लिखी है, मार्को ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो, 4 वॉल्यूम है, 3रे वॉल्यूम उसके बारे में वर्णन है। उसके बाद बर्नियर भारत में आया। मैं लगातार नाम बता सकता हूं, 200 से ज्यादा लोगों ने किताब लिखी है भारत के ऊपर में। लेकिन ये सब समृद्धि आया कहां से? इतना सोना चांदी हीरे मोती कहां से आया? आज दुनिया में जो बड़े बड़े हीरे का नाम आता है ये सब भारत का हीरा है। कोहिनूर आप जानते हैं। अभी जो जर्मनी में पिछले साल 6-7 महीना पहले एक म्यूजियम में डकैती हुआ, आपको पता है? चोरी हुआ था। आप में से कितने लोग जानते हैं? हाँ, 2 चोरों ने दिन में 11 बजे म्यूजियम में घुसकर वहां के सारे चोरी करके लेकर भागे। ये क्लीनर के रूप में आए थे, सेवा करने के नाम पर चोरी करके भागे थे। आप में से किसी ने ध्यान दिया? उसने एक हीरा छोड़ दिया था, उसने नहीं उठाया उस हीरे को। उसका नाम मैं भूल रहा हूं। एक बहुत ही बड़ा कीमती हीरा है जिसका आज के बाजार का रेट 200 करोड़ से ज्यादा है। उस हीरे का कीमत आज मार्केट रेट में जर्मन में म्यूजियम में 200 करोड़ से ज्यादा का है। उस हीरे को उसने नहीं चुराया। ये 1525 में ये हीरा भारत से गया था और ये हीरा उस समय पंजाब से गया था, रंजीत सिंह जी के पास था। कोहिनूर भी पंजाब से गया था। ये हीरा निकला था आंध्र प्रदेश में, वो आया था दिल्ली के राजा के पास। दिल्ली के राजा से रंजीत सिंह जी को मिला और रंजीत सिंह जी ने इसको जर्मनी के इसको दिया और ये काफी दिन तक जर्मनी के जो प्रिंस लुइस थे उसके पास था और वो म्यूजियम में रखा हुआ है। चोर ने उसके अगल बगल के सब चीज चुराया लेकिन उस हीरे को नहीं चुराया, नहीं उठाया। आपको आश्चर्य होगा क्यों नहीं उठाया? क्योंकि उस हीरे के बारे में यह है, ये हीरा जिसके पास जाता है उसकी हत्या हो जाती है। क्योंकि उसके पहले उस हीरे को जिसने उठाया उसकी हत्या हुई है। तो ये बात चोर जानता था तो उसने उस हीरे को नहीं उठाया। कोहिनूर के बारे में भी है कि जिस राजा ने कोहिनूर को लिया उसका राज्य खत्म हो गया। ये गोलकुंडा राजा का खत्म हो गया। जब वो दिल्ली आए तो दिल्ली का राजा खत्म हुआ। रंजीत सिंह के आया तो रंजीत सिंह के राज्य खत्म हुआ। रंजीत सिंह ने ब्रिटेन को दिया तो आज भी खत्म हो रहा है ब्रिटेन का। और जब से कोहिनूर गया ब्रिटेन का हर साल राज्य कम हो रहा है। एक समय पूरा ब्रिटेन, आज जो 90 देश जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहते थे ना, ये पहले ब्रिटिश का राज्य थे। धीरे धीरे एक एक राज्य छूट रहा है और जब तक कोहिनूर उसके पास रहेगा ब्रिटेन और बर्बाद होगा। तो ये जो हीरे मोती भारत में जब तक थे तो ठीक थे, भारत से बाहर गए तो बर्बाद हो गए। यानी समृद्धि का और भी नाम है, मैं उसको नहीं बोल रहा हूं। इसका आधार क्या है? ये सोने कहां से आए? ये हीरे मोती कहां से आए? ये सारे भारत के चावल, दाल, गेहूं, सब्जी, अनाज, मसाले, कपड़े, लेदर के खिलौने, इन सब के बदले में आए। सोने चांदी की चिड़िया आपने नाम सुना? भारत में सोने चांदी की चिड़िया उड़ती है। कैसे चिड़िया उड़ती है? क्योंकि भारत से जहाज से भर भर करके अनाज जाते थे। ये अनाज किसी देश में खाली होते थे और वहां पर जब खाली होने के बाद में दाने गिर जाते थे तो पक्षियां सुबह आके बैठती थी। सुबह सुबह जब जहाज निकलता था तो 10-11 बजे तक बाहर चला जाता था समुद्र में। पक्षियां उड़ती थी तो जा नहीं पाती, समुद्र चारों तरफ समुद्र है, तो वापस जहाज में आ जाती थी। और वो जो एक बार जहाज में चढ़ गई चिड़िया सवेरे, वो फिर भारत में आकर के उतरती थी। समझ में आया बात आपको? तो कहा जाता है कि भारत में एक बार सोना गिरा तो भारत माने जहाज में, किसी भी देश में सोना एक बार भारत जहाज में गिरा इंडियन मर्चेंट्स के,
तो आ जाएगा, भारत में आ जाएगा वो। इसलिए सोने की चिड़िया कहा गया है। तो इसका आधार क्या है? इसका आधार इन सब लोगों ने लिखा है, यानी फाइयान ने भी लिखा, ह्वेनसांग ने भी लिखा, मैगस्ट्रीज ने भी लिखा, चाहे वो अल्बेरोनी हो चाहे हेचो ने हो, सबने लिखा खेती, सबने कहा कृषि। भारत में सालों भर खेती होती थी, सालों भर लोग अन्न उगाते थे, सालों भर लोग अनाज उगाते थे। और कुटीर उद्योग, वैल्यू एडिंग, कपास होता है खेती में, लेकिन सूत बनता है कुटीर उद्योग में, कपड़े बनते हैं कुटीर उद्योग में, वैल्यू ऐड होता है। खेत में होता है नींबू, लेकिन वैल्यू ऐड होता है अचार, जो साल भर रहता है, 2 साल तक रहता है, उसको भरते हैं और वो कांच के बर्तन में, बरनी में डालते हैं और दुनिया भर में अचार जाता था। टमाटर, बैगन, भिंडी ये सारे होते थे खेत में, लेकिन उसको वैल्यू ऐड करके, उसको सुखाकर, उसको ड्राई करके दुनिया भर में भेजा जाता था। लोग गर्म पानी डाल करके बैगन को और भिंडी को, टमाटर को पकाकर खाते थे, टमाटर की चटनियां बनती थी। तो वैल्यू ऐड करना, और वैल्यू ऐड होता था कुटीर उद्योग से। तो खेती और कुटीर उद्योग ये 2 बड़ी चीज थी। इसी के आधार पर पूरी दुनिया में जो है वो भारत का चला। दूसरी बात बताता हूं मैं आपको, आज भी, यानी भी जो कोरोना आया, कोरोना में पूरा दुनिया बर्बाद हुआ, लेकिन भारत आबाद हुआ। क्यों? क्योंकि जितने लेबर भाग कर आए अपने अपने, दिल्ली से, बॉम्बे से, सब कहां गए? गांव में गए। क्या किए? खेती किया। भारत का खेती बहुत अच्छा हो गया, पैसा आ गया, पूरे दुनिया खाने के लिए लाले पड़ गए, लेकिन भारत के लोगों ने खेती से अन्न उगाया। और अब तो पंजाब के लोग, आप जानते हैं, जो लोग पंजाब के लेबर बिहार में चले गए थे 4-5 महीने में, और जब जून जुलाई में बरसात आ गया, आपके यहाँ संगरूर से गया कि मुझे मालूम नहीं, लोगों ने लग्जरी बस से भेजी बिहार और लेबर को कहा आ जाओ भाई। मैं भी उस समय ट्रैवल किया हूं, मैं दिल्ली में, मेरे को रांची जाना था, रांची में लेबर लोग आए, हमने कहा तुम कहां जा रहे हो? कुछ मालूम नहीं, पहली बार एयरपोर्ट में आए हैं, परेशान थे। मैंने उन सब का टिकट करवाया, उनको वो सूट उस समय पहनना पड़ता था, क्योंकि उस समय तो वो किट पहनना पड़ता था, किट मिलता था एयरपोर्ट से। और मैं तो ट्रैवल करता था, मैं तो बहुत प्रवास किया, बहुत सेवा का काम था हम लोग का, लोगों को ड्रग्स पहुंचाना, सामान पहुंचाना, ये काम में मैं बहुत प्रवास किया हूँ। खाना पहुंचाया लोगों को, अमीर अमीर लोगों को, करोड़पति लोगों को खाना पहुंचाया। रोते थे, घर में सब कुछ है लेकिन सब बीमार हैं, खाना नहीं है, खाना बनाने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने खाना बना बना के घर 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 पहुंचाया, लाखों लोगों को पहुंचाया पूरे देश में, सेवा भारती के माध्यम से। तो उस समय ये लेबर को मैंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? साहब दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली से कहाँ जाओगे? साहब वहाँ से हम चंडीगढ़ जाएंगे, वहाँ से हम अमृतसर जाएंगे, वहाँ से हम लाहौर, मैंने कश्मीर जाएंगे। क्यों जाएंगे? नहीं साहब वो पैसा, बोला वो थोड़ा थोड़ा करके साहब काटेंगे। वापस आए लोग। क्यों? खेती। भारत का खेती ने कोरोना में हमें बचाया। दुनिया में वो खेती नहीं था, इसलिए वो नहीं कर पाए। तो खेत एक ऐसा चीज है, कृषि और किसान एक ऐसा चीज है, भारत को बचा सकता है, और आज भी वही बचा रहा है, अन्नदाता कहा उसको। तो अभी ये बात यह है कि हम क्या करें। अभी आप जो यहां बैठे हैं, आप क्या करें? तो हमारा शास्त्र ने बहुत सिंपली बताया है, हजारों साल पहले बता दिया है। और जब भगवान राम लौट करके आए वनवास से, और वनवास से आने के बाद में जब भरत ने उनके खड़ाओं उनके पैरों में पहनाया और उनको कहा कि आपका राज्य ले लीजिए, आपका राज्य वापस ले लीजिए, जो मैं कस्टोडियन के रूप में, एक केयर टेकर के रूप में राज्य चला रहा था, अब मैं फ्री हो गया हूं। और उन्होंने कहा कि एक बार आप सर्वेक्षण कर लीजिए, राज्य का सर्वेक्षण कर लीजिए, अंकेक्षण कर लीजिए, ऑडिट कर लीजिए। क्या ऑडिट कर लीजिए? 4 चीज। कोशम कोष्ठागारम गृहम बलम भवत तेजसा सर्वम कृतम 10 गुणम मया। उन्होंने कहा कि ये 4 चीज 10 गुना हो गया। अब इसको समझिए। उन्होंने कहा कि कोष, कैश, जब दशरथ जी थे और अभी 10 गुना कैश हो गया, ज्यादा हो गया बैंक में। कोषागारम यानी जो काइंड्स है, संपत्ति है, राज्य की संपत्ति है, वो भी 10 गुना बढ़ गया। राज्य की संपत्ति भी 10 गुना ज्यादा हो गया। तीसरा क्या है? गृहम, गृहम यानी कि कर्मचारी, गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट भी 10 गुना बढ़ गया। और चौथा उन्होंने बताया बलम, बलम यानी सेना, आर्मी, वो भी 10 गुना बढ़ गया। अब सोचिए, सरकार के अगर कर्मचारी बढ़ जाएंगे, ऑफिसर्स बढ़ जाएंगे, खर्चा बढ़ेगा कि नहीं? तो 10 गुना खर्चा बढ़ गया, और 10 गुना जो है आपको सेना भी बढ़ गया। ये दोनों जब 10 गुना बढ़ गया, यानी 20 गुना खर्चा बढ़ गया, उसके बाद भी कहते हैं कि कैश एंड काइंड्स 20 गुना बढ़ गया। इसका तो 40 गुना होना चाहिए। कहां से हुआ?
तो राम ने पूछा कैसे हुआ? स्वाभाविक है, कोई भी पूछेगा। 20 टाइम्स खर्चा बढ़ गया और 20 टाइम्स इनकम भी बढ़ रहा है, इसका मतलब 40 टाइम इनकम होना चाहिए। 20 - 1 से भी 20 कहां से आया? तो उन्होंने कहा कि ये सारे आपके चरण पादुका के कारण। उन्होंने कहा मेरे चरण पादुका ने क्या किया? बोला मैं इसका पूजा करता था। क्या पूजा करते थे? तो इसको प्रतिदिन मैं इसको नदी का जल, तालाब का जल, कुआं का जल, झरने का जल, जंगल का जल लाकर डालता था। फिर उन्होंने कहा मट्टी लाकर डालता था, तालाब का मिट्टी, खेत का मिट्टी, कुआं का मिट्टी, जंगल का मिट्टी, झरने का मिट्टी लाकर डालता था। गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी लाकर डालता था। अनेक प्रकार के फल, पत्ते, फूल, उसके रस उसको डालता था। भगवान पूछे राम ने कि भाई ठीक है ये बात तो सही है, लेकिन इससे कैसे हो गया? बोला ये सब खेत में छोड़ा और सालों भर खेती होती रही। यही है हमारा बेसिक टेक्निक। इसका मतलब चरण पादुका मतलब एक पादुका का नहीं, पूरे अयोध्या के सब राज्यों में उन्होंने खेती की व्यवस्था की। इसलिए भरत को राम, सारा दुनिया राम राम करता है, लेकिन राम खुद भरत भरत करते हैं, भरत भरत करते हैं। और राम राज्य की स्थापना का आधार भरत है और भरत के राज्य का आधार है गाय और खेती। भरत जी कहां रहते थे? नंदीग्राम में रहते थे। कहां रहते थे? जमीन में गड्ढे खोद के रहते थे। करते क्या थे? गाय को जौ खिलाते थे, गेहूं खिलाते थे, धान खिलाते थे। उसकी गोबर से निकलता था, उसको धोकर सुखाकर आटा बनाकर रोटी बनाकर खाते थे। यही उसका नियम है। लेकिन आप कभी सोचे हैं कि क्या ये कहानी है? क्या नहीं, वो बीज का संस्करण करते थे, सीड ट्रीटमेंट करते थे और सॉयल का ट्रीटमेंट करते थे। यानी 14 फीट गहरा गड्ढा मतलब खेत के 14 फीट तक का मिट्टी को उर्वरक बनाते थे और बैल से खेती होते थे। नंदीग्राम में रहते थे, यानी बैल का डेवलपमेंट करते थे, गाय के गोबर गोमूत्र से उसका सिंचन करते थे। यानी टोटल खेती का प्रोसेस था। कभी मौका होगा मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। आज खाली इतना समझ लीजिए, राम राज्य का आधार भरत, भरत के आधार खेती, खेती का आधार गाय। इसी को कौटिल्य ने बताया। कौटिल्य ने कहा कि भाई एक गांव बसाना है तो क्या करना है? उन्होंने कहा 500 परिवार को लाना है और एक जमीन ठीक करना है। उस जमीन का 1/3 जल होना चाहिए, 1/3 जंगल होना चाहिए और उसमें जितने लोग हैं उसका 1/3 जीव समूह होना चाहिए। तो गाय बैल होनी चाहिए। इसी को मैंने कॉन्सेप्ट में लिया। 1 एकड़ जमीन। अभी यहां जितने लोग बैठे हैं, आप में से कितने लोगों के पास जमीन है 1 एकड़ या उससे ज्यादा? कितने लोगों के पास है? बहुत लोगों के पास है। कम लोगों के पास है। 5 लोगों ने, 4-5 लोगों ने उठाया। हाँ, 6, 7, 8 आपने भी उठाया। हाँ 9, मात्र 9 लोग उठाए। हाँ आप एक 10। कुछ लोग संकोच से नहीं उठाए होंगे। अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है और आप 8 घंटा परिश्रम करने को तैयार हैं, अपने खेत पर 2 गाय 2 बैल आपने रख लिया और बरसात जितना होती है उसको, आपके खेत में जितना पानी होता है उसको आपने रोकने का तरीका बताऊंगा मैं आपको। आपने रोक लिया, 1 एकड़ को 9 एकड़ कर सकते हैं आप। 1 साल में 3 फसल और 1 फसल में 3 फसल, वर्टिकल कल्टीवेशन। तो 9 एकड़ का फसल, 9 फसल ले सकते हैं 1 एकड़ में 1 साल में। उसकी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा फार्मूला वही है, एक परिवार 5 से 7 लोग, 1 एकड़ जमीन, 2 गाय बैल और वर्षा जल का संचयन। आप खेती के सारे प्रोसेस करेंगे, उसमें बायोगैस भी बन जाएगा, उसमें आपको जितने मसाला तेल सब मिलेगा और उसके सब आपके सारे खर्चे काटने के बाद, यानी आपको सरप्लस 5,000 से लेकर 25,000 रुपये जमीन के ऊपर है। अच्छी जमीन है तो 25,000, खराब जमीन है तो 5,000, यानी आपका सरप्लस होगा। आप बैंक में हर महीना रिकरिंग डिपॉजिट डाल सकते हैं 5,000 से लेकर 25,000 रुपये, 1 एकड़ जमीन है तो। लेकिन 8 घंटा, ये जो 7 लोग आपके परिवार में है, 7 लोगों को 8 घंटा काम करना पड़ेगा। तो उसमें क्या करना है? खेती और कुटीर उद्योग। तो इसका मैंने फार्मूला बनाया है, एक परिवार 1 एकड़ जमीन। उसको हमने कहा है कि लो कॉस्ट माइक्रो मॉडल, कम पैसे में छोटे छोटे मॉडल्स को खड़े करने। जैसे मशरूम की बात आई, मधुमक्खी की बात आई, मधुमक्खी पालन करना पड़ेगा। आपके खेत में अगर मधुमक्खी का बक्सा रखेंगे, 10 बक्सा रखेंगे तो आपका यील्ड बढ़ जाएगा, 20% से 80% तक हो जाएगा। सामान्यतः अगर आपको 1 किलो का सरसों मिल रहा है, मधुमक्खी का बक्सा रखे हैं तो आपको 1 किलो 800 ग्राम मिलेगा। आम का आपका है, अगर सामान्यतः आपको 100 किलो आम मिल रहा है, आपने मधुमक्खी का बक्सा रखा, 140 से 150 किलो तक आपको आम मिलेगा, उसकी यील्ड बढ़ जाएगी। तो मधुमक्खी का आपको
फसल भी बढ़ गया और आपको मधु भी मिल गया। ऐसे मशरूम का खेती करना, फिर वैल्यू ऐड करना। नींबू बिका नहीं, टमाटर बिका नहीं, टमाटर मत बेचिए, 2 रुपए किलो भी नहीं बेच पाएंगे, लेकिन जेली जाम बना लीजिए। आपको साल भर 6 महीने 8 महीने रख सकते हो उसको, आप बेच सकते हो उसको। वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। तो घर में कुटीर उद्योग करिए। तो 1 एकड़ में हम कैसे कर लेंगे? तो उसको हम लोगों ने कहा इंडिविजुअल प्रोडक्शन, कलेक्टिव मार्केटिंग। अभी कमलजीत जी बता रहे थे, मार्केटिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे। इंडिविजुअल प्रोडक्शन, कलेक्टिव मार्केटिंग क्या है? अगर एक गांव में 20 परिवार ने, हर व्यक्ति 5-5 किलो टमाटर ला दे, 20 किलो टमाटर हो जाएगा। हर परिवार 5-5 किलो मिर्चा ला दे, 20 किलो मिर्चा हो जाएगा। हर व्यक्ति 5-5 किलो बैगन ला दे, 20 किलो बैगन हो जाएगा। तो 20-20 किलो का अगर मान लीजिए कि आपके पास 10 आइटम हो गया तो 2 टन हो जाता है, 2000 किलो हो जाता है। अब 2000 किलो को अगर आप डालेंगे मैंने एक ट्रक में, तो आप एक मंडी में जाकर बेच सकते हैं। आया हुआ पैसे को आप बांट सकते हैं सभी लोगों को। हमने खुद 10 आइटम 5-5 किलो, 50 किलो मैंने दिया और 20 परिवार ने 50-50 किलो दिया। तो हम आराम से मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल प्रोडक्शन, कलेक्टिव मार्केटिंग, तो वो प्रोसेस करना पड़ेगा। और भारत में यही था। अंत में एक बात बोलकर समाप्त करूंगा। विश्वम पुष्टे अस्मिन् ग्रामे अनात्रम, मैंने पहले बताया कि मुझे मेरे गांव में विश्व के पुष्टि का दर्शन हो, मुझे दिखे, विश्व दिखे मेरे गांव में, ये वेद मंत्र है। कैसे दिखेंगे? तो ये सब करने के बाद मुझे समझ में आया कि जैसे मान लीजिए एक गांव, आपका लोंगोवाल गांव, तो लोंगोवाल गांव में अभी कमलजीत जी है, आप विश्वजीत जी है और हरीश जी है और अपने जैन साहब हैं, मान लीजिए 5 लोग हैं, सब खेती करते हैं। तो अभी मान लीजिए कि कमलजीत ने चावल दिया, मैं व्यापारी हूं, आया हूं और कमलजीत से मैंने 200 किलो चावल ले लिया, आपसे 200 किलो गेहूं ले लिया, और मनोज जी से मान लीजिए कि हमने कोई पनीर ले लिया 200 किलो, और किसी से 200 कपड़ा ले लिया 200 मीटर का। तो 5 लोगों से मैंने सामान ले लिया और जाकर के मैंने बेचा उसको। तो बेचने के बाद मैं आया पैसा लेकर के, कमलजीत जी आपका 2000 किलो आपने चावल दिया था, ये लीजिए पैसा, 200 किलो चावल का आपका ये पैसा लीजिए। तो कमलजीत जी पूछेंगे कि नहीं कि कहाँ बेचा, किसको बेचा? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? पूछेंगे ना, मेरा चावल किसने खरीदा? तो बताएंगे लंदन में रॉबर्ट ने खरीदा। वो कौन है लंदन में? वो कौन है रॉबर्ट? वो क्या है, कैसा है? तो भारत में जो व्यापारी जाते थे जहाज लेकर के, उनके साथ पत्रकार जाता था, उनके साथ चित्रकार जाता था, उनके साथ इतिहासकार जाता था, उनके साथ सामाजिक कार्यकर्ता जाता था, उनके साथ सैनिक जाते थे, उनके साथ जासूस जाते थे। उस पूरे देश का सब चीज को देखते थे, समझते थे, सुनते थे, चित्र बनाते थे। तो कमलजीत जी पूछेंगे कि मेरा चावल किसने खरीदा? लंदन में रॉबर्ट ने खरीदा। कौन है रॉबर्ट? ये है चित्र, चित्रकार ने रॉबर्ट का चित्र बनाया है, चित्र देख लिया। तो वहां का बाजार कैसे है? तो बाजार का चित्र। वहां के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी में शब्द क्या है? व्हाट इज योर नेम, प्लीज कम हियर, प्लीज सिट हियर, हैव ए कप ऑफ कॉफी। अच्छा, ये अंग्रेजी भाषा सुन लिया उसने, 4 लैंग्वेज। वहां का इतिहास बता दिया कि वहां लंदन में कौन राजा है, क्या है, कैसा है, सब जानकारी में। तो गांव में बैठे बैठे कमल जी को लंदन के बारे में जानकारी हो गई। अभी जब लंदन के बारे में जब कमलजीत जी को बता रहे हैं, तो बाकी जो 5 लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? अभी विश्वजीत जी ने पूछा, भाई मेरा जो गेहूं किसने खरीदा? भाई आपका जो गेहूं है ईरान में शेख मोहम्मद ने खरीदा। वो कौन है? ये चित्र। कहां पर हुआ? तेहरान में। तेहरान का चित्र। तेहरान में कौन रहते हैं? अरब लोग रहते हैं। कैसे रहते हैं? ऐसे पगड़ी बांधते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ये भाषा बोलते हैं, अरबी बोलते हैं। तो अभी जब इनको बताएंगे तो बाकी 5 सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? अभी मनोज जी का मान लीजिए कि हमने सामान पनीर बेचा, किसने बेचा? ऑस्ट्रेलिया में बेचा। किसने खिलाया? बोथम ने लिया। वो कौन है बोथम? ये चित्र। कहां पर बेचा? मेलबोर्न में। वो कहां है? ये शहर। वहां कौन लोग रहते, क्या रहते, कैसे रहते, कौन सी बोली बोलते, कौन सी भाषा बोलते, पूरी जानकारी, पूरा इतिहास मिल गया। जब मनोज जी को बताएंगे बाकी लोग सुनेंगे कि नहीं? इस प्रकार से हर साल अलग अलग व्यापारी आता है और हर साल बैठ करके 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता वहां रहता है, उस गांव में पूरी दुनिया की जानकारी देता है। अभी बताइए, गांव में बैठा हुआ व्यक्ति को पूरी दुनिया की जानकारी हो रही है कि नहीं हो रही है? विश्वम पुष्टे अस्मिन् ग्रामे अनात्रम, यही है कि भारत में गांव में रहने वाला व्यक्ति का पूरे दुनिया में आज भी जा रहा है सामान। आज भी पूरे भारत में दुनिया के सामान जा रहे हैं, लेकिन
उसको कलेक्टिव रूप में फिर से लाने की जरूरत है। और हमारी शक्ति खेती ही है, हमारी शक्ति गाय है, हमारा शक्ति कुटीर उद्योग है। हम जब तक वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, कपास पहनने से नहीं होता है। मैगस्थनीज ने लिखा कि भारत के लोग कपड़े पहनते हैं और भारत में सभी कपड़े पहनते हैं। मजेदार बात है कि वहां जब ये किताब लिख रहे थे सेल्यूकस मैगस्थनीज, तो वहां के लोग कपड़े नहीं पहनते थे और वहां के जो राजा महाराजा थे वो चमड़े पहनते थे और चमड़ा फटा फटा रहता था, सिलाई करके उसको पहनते थे, आप देखे होंगे। तो उसने लिखा कि भारत में सभी कपड़े पहनते हैं और लोगों के पास, सबके पास बहुत कपड़े हैं और कपड़ा पेड़ में उगता है। उन्होंने कहा इट ब्लॉसम्स इन ट्रीज एंड प्लांट्स, ये वर्णन है। यानी पेड़ में कपड़े उगते हैं, यानी पेड़ में कपड़े नहीं उगते, पेड़ में तो कपास होते हैं, कपास का सूत काटकर कपड़ा बनता है। और आज भी जो दुनिया में जो पैसा आ रहा है ना भारत को, वो किस में आ रहा है? कपड़े से आ रहा है। अभी जो एग्रीमेंट की बात चर्चा चल रही है उसमें क्या है, मेजर क्या है, सब में क्या है? कपड़े ही है। आज जो टेक्सटाइल की बात हो रही है बांग्लादेश के बारे में, वो तो भारत से सूत जाएगा तब ना वो सामान करेगा, वैल्यू ऐड करेगा। वो तो वैल्यू ऐड करता है, उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है बांग्लादेश के पास। बांग्लादेश के पास रॉ मटेरियल भी भारत से जाता है। अब भारत पूरे दुनिया को अपना रॉ मटेरियल देगा, खुद यहां वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। बस अंत में समाप्त करता हूं, आपके पास 1 एकड़ जमीन है, आज आप क्या करेंगे? आप कैसे राजा बनेंगे? 1 एकड़ जमीन, 7 लोगों का 8 घंटे का प्रतिदिन आप काम करेंगे, आप राजा बन सकते हैं, आप खुद राजा बन सकते हैं। कल मैं आपको उसका एक पार्ट कल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आज इस बात को मैं समाप्त करता हूं, 15 मिनट ज्यादा लिया मैंने, क्षमा करेंगे। श्री सुरभ्यै नमः।